हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश की सेकंड पोएम जिसका नाम है फ्रॉम होम कमिंग। ये पोएम लिखी है राजगोपाल पार्थसारथी जी ने। पार्थसारथी जी एक बाइलिंगुअल पोइट हैं जो कि 2 लैंग्वेजेस में लिखते हैं, तमिल एंड इंग्लिश में। ये जो टाइटल है ना हमारा होम कमिंग, इसके 2 मीनिंग निकल के आते हैं। पहला मीनिंग ये है कि जो हमारे पोइट हैं वो अब्रॉड से तमिल वापस आ रहे हैं अपने नेटिव प्लेस में, अपने होम प्लेस में। और दूसरा मीनिंग ये है कि जो हमारे पोइट हैं उन्होंने इंग्लिश को एक अच्छी लैंग्वेज, एक रिफाइंड लैंग्वेज समझ के उसमें पोइट्रीज लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्हें ये रियलाइज होता है कि वो इंग्लिश में इतनी अच्छी पोइट्रीज नहीं लिख पा रहे हैं, इसीलिए अब वो दोबारा से अपनी होम लैंग्वेज तमिल में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए अब हम इस पोएम को लाइन टू लाइन समझते हैं। I am no longer myself as I watch the evening blur the traffic to a pair of obese headlights. Here the poet describe his return home after his long stay abroad. यहाँ पे जो पोइट हैं वो अब्रॉड से वापस तमिल आ रहे हैं। वो क्यों वापस आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे रह के उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में पोइट्री लिखने की कोशिश करी, एक अच्छी पोइट्री लिखने की कोशिश करी, लेकिन वो उसमें फेल हो गए हैं। तो निराश होके वो वापस तमिल आ रहे हैं। ही इज रिटर्निंग होम इन द इवनिंग। वो इवनिंग के समय में वापस आ रहे हैं। ही सेज दैट ही इज नो लॉन्गर हिमसेल्फ। वो कहते हैं कि अब वो अपनी पहचान खो चुके हैं, क्योंकि एक कवि की, एक पोइट की पहचान होती है एक अच्छी पोइट्री लिखना, और वो अब अच्छी पोइट्री नहीं लिख पा रहे हैं। ही इज नॉट एबल टू सी हिज ट्रू सेल्फ और ही हैज लॉस्ट हिज आइडेंटिटी। वो अपनी ट्रू सेल्फ को, खुद को नहीं देख पा रहे हैं क्लियरली। Similarly, when he sees outside his car, he is not able to see his way clearly due to the big headlights. इसका मतलब ये हुआ कि जब वो वापस आ रहे हैं अपनी कार से, तो वो अपनी कार के बाहर देख रहे हैं और उनकी जो बाहर की सराउंडिंग है वो भी कुछ ऐसी ही है, ब्लर सी है, क्लियरली उन्हें अपना रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी बाहर की सराउंडिंग में ट्रैफिक है, बहुत सारी व्हीकल्स हैं, ठीक है। और जो उन व्हीकल्स की हेडलाइट्स हैं, ओबीस हेडलाइट्स मतलब बिग हेडलाइट्स हैं, उनमें से जो रोशनी निकल रही है उसकी वजह से उनको अपना रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर 2। I return home tired, my face pressed against the window of expectations. I climb the steps to my flat only to trip over the mat outside the door. एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे अगर आपको एग्ज़ाम्स में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखने को आएगा, तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है आपने। सबसे पहले आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है। उसमें आपने लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आर पार्थसारथीज पोएम टाइटल्ड फ्रॉम होम कमिंग। पोएम का नाम और पोइट का नाम आपने लिखना है। उसके बाद आपने नीचे एक्सप्लेनेशन करके एक्सप्लेन करना शुरू करना है जो भी उन लाइन्स में दे रखा है। ही इज रिटर्निंग होम विद टायर्डनेस। वो वापस आ रहे हैं लेकिन वो थक के वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट लाइन्स हैं, ही थिंक्स दैट इंग्लिश इज अ वेरी गुड लैंग्वेज एंड ही स्टार्टेड राइटिंग इनटू इट, बट बाय पुटिंग सो मच एफर्ट ही फेल्स टू राइट अ गुड पोइट्री इन इंग्लिश, दैट्स वाई ही इज टायर्ड। अब क्या मतलब हुआ इन लाइन्स का कि ही इज टायर्ड, वो टायर्ड इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत अच्छी पोइट्री लिखने की कोशिश करी और अपने सारे एफर्ट्स डाल दिए, लेकिन फिर भी वो फेल हो गए, इसीलिए वो थक गए। अब नेक्स्ट इसी की आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन है, एंड ही डिसाइडेड टू शिफ्ट बैक टू तमिल लैंग्वेज। और इसका मतलब है कि अब वो निराश होके दोबारा से तमिल लैंग्वेज में शिफ्ट करने के बारे में सोचते हैं। He has pressed his face against the window of his car with lot of expectations in his heart, the expectation of writing in Tamil again and to win his lost identity back. उन्होंने जो उनकी कार की विंडो है उस पे अपना फेस रखा हुआ है बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ कि अब मैं दोबारा से तमिल लैंग्वेज में लिखना शुरू करूँगा, तो हो सकता है मैं अपनी जो खोई हुई पहचान है वो वापस पा सकूँ, एक अच्छा कवि मैं दोबारा से बन सकूँ। फर्दर है, he climbs the step to his flat and trips over the mat outside his door. These lines can be understood as that he climbs the step to write in Tamil language, but would not get that opportunity to. अब इसको भी हम 2 तरीकों से समझ सकते हैं। पहला ऐसे है कि he climbs the step to his flat, वो अपने फ्लैट की तरफ जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ता है
और उसके घर के बाहर जो मैट है उस पे वो ट्रिप हो जाता है, उस पे वो लड़खड़ा जाता है। और दूसरा हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि जो पोइट हैं वो अब तमिल लैंग्वेज में पोइट्री लिखने के लिए स्टेप्स चढ़ते हैं और अब वो अपॉर्चुनिटी भी लॉस्ट कर देते हैं। जो उनका सक्सेस का दौर था है ना तमिल में पोइट्री लिखने का, वो भी वो लॉस्ट कर देते हैं। ठीक है, जो उनके पास तमिल लैंग्वेज में पोइट्री लिखने का दौर था, वो अपॉर्चुनिटी थी, वो भी अब बंद हो जाती है, क्योंकि तमिल अब क्लासिक्स की, ग्रेट क्लासिक्स की और जो हमारे साहित्य होते हैं, रचना, उनकी लैंग्वेज नहीं रह गई है, बल्कि वो अब एक मीडिया की लैंग्वेज बन चुकी है। टाइम के साथ साथ लोगों के इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे अब हम अपनी ही एग्जांपल देख लें तो हम जो इंडियंस हैं, ठीक है, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी हुआ। अब जब तक पोइट अब्रॉड से यहाँ पे आए तब तक तमिल जो है लोगों का इंटरेस्ट नहीं रह गया। नाउ वी हैव पैसेज 3। द की गोज टू स्लीप इन माई पाम, आई फियर आई हैव बंगल्ड अगेन, दैट लास्ट रिफाइनमेंट ऑफ स्पीच टेरिफाइज मी। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोइट इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड with a great disappointment with himself of not able to write a good poem in English language. He is coming to his home, which means his basic language, with high hopes. But when he comes, he sees that now Tamil not widely used. अब यहाँ पे हमने अपनी थोड़ी सी पहले की बात रिपीट कर दी कि पोइट जो हैं वो डिसअपॉइंट हो करके अब्रॉड से आ गए, ताकि हमारी बात पूरी हो जाए, अच्छे से समझ आए। सो हम आगे देखते हैं। सो इन अ सैड टोन ही यूजेस द फिगर ऑफ स्पीच, द की गोज टू स्लीप इन माई पाम। थ्रू दिस ही वॉन्ट टू एक्सप्रेस दैट द की टू ओपन एनी डोर ऑफ सक्सेस हैज स्लीप्ड। यहाँ पे इन्होंने एक फिगर ऑफ स्पीच यूज करी है। फिगर ऑफ स्पीच वो होती हैं जो हम अपनी पोएम्स में, अपनी राइटिंग्स में यूज करते हैं अपनी पोएम को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। द की गोज टू स्लीप इन माई पाम, ये हमारी फिगर ऑफ स्पीच है। पॉइंट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो उनके घर के दरवाजे को खोलने की चाबी है और जो उनकी किस्मत को खोलने की चाबी है, दोनों ही उनके हाथों में सो रही है। अब उनके पास किसी भी लैंग्वेज में पोइट्री लिखने की अपॉर्चुनिटी नहीं रह गई है। Next, he again failed to get his identity back. He had thought that English is a refined language and had started writing in this language, but now he finds that all his efforts had came to nothing. He feels terrified at the kind of poetry he write in English. इसका मतलब है कि जो उनकी एक रिफाइन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में पोइट्री लिखने की कोशिश थी, वो बेकार हो गई है। और जब वो अपनी पोइट्रीज को देखते हैं तो उन्हें खुद ही डर लगता है कि मैं इतनी बेकार पोइट्रीज लिख रहा हूँ। नेक्स्ट वी हैव पैसेज 4। द बलून ऑफ पोइट्री हैज ग्रोन रेड इन द फेस विद अ रिपीटेड ब्लोइंग। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोइट वॉन्ट टू राइट अ गुड पोइट्री इन इंग्लिश and put all his efforts but ultimately failed in it. These lines are the comparison to make us understand well, as one tried to blow balloon and puts all his efforts in blowing it well but not able to blow the balloon well, and due to the lot of effort his face become red, or we can say that tired. The similar thing happened to the poet. यहाँ पे पोइट ने एक एग्जाम्पल की हेल्प से अपनी बात को एक्सप्रेस किया है। पोइट कहते हैं कि जैसे एक पर्सन है, वो बलून ब्लो करने की कोशिश करता है, बलून फुलाने की कोशिश करता है और अपना सारा एफर्ट उसमें लगा देता है, और उसकी वजह से, अपने सारे एफर्ट लगाने की वजह से उसका जो फेस है वो रेड हो जाता है, टायर्ड हो जाता है। फिर भी वो सक्सेस को अचीव नहीं कर पाता, फिर भी वो बलून को अच्छे से ब्लो नहीं कर पाता। सेम पोइट की सिचुएशन भी यही है। वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं अच्छी पोइट्री लिखने के लिए, लेकिन फेल हो जाते हैं और थक जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव पैसेज नंबर 5। फॉर स्क्रिप्चर्स आई देयरफॉर रिकमेंड द हम्बल न्यूज़पेपर, आई फाइंड माई प्रेयर्स ओकेजनली आंसर्ड देयर। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। द पोइट हैड अ डीप डिजायर टू राइट अ गुड पोइट्री। ही थॉट दैट इंग्लिश इज अ रिफाइंड लैंग्वेज एंड स्टार्टेड राइटिंग इनटू इट and failed and decided to write in Tamil, but he lost that opportunity too. Now in despair he is recommending himself the newspaper in place of writing poetry. He considered newspaper greater than his poetry because it might at least contain some useful information. यहाँ पे वही पहले की थोड़ी सी बात रिपीट हुई। उसके बाद ये कहते हैं, जब ये फेल हो जाते हैं कि अच्छी पोइट्री लिखने के लिए, तो वो अपने आप को न्यूज़पेपर्स रिकमेंड करते हैं। कहते हैं पोइट्री लिखना तो मेरे बस की बात नहीं है, तो इससे अच्छा मैं न्यूज़पेपर्स ही पढ़ लेता हूँ, कम से कम उसमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन तो होती हैं।
वो न्यूज़पेपर्स को अपनी पोइट्री से अच्छा समझते हैं, अच्छा सोर्स समझते हैं। नेक्स्ट वी हैव पैसेज नंबर 6। I shall perhaps go on like this, unmindful of the day, melting into night, my heart I have turned inside out. इसकी explanation देखते हैं. The poet had failed in writing good poetry in English and also had no chance to write in his own language, that is Tamil. In dissatisfaction, he says that I go like this, I will move on what life has offered to me. In living like this, I will be unaware of the day and the night and make compromise with the situation. And by writing this poetry, he had opened his heart and expressed all his feelings or his inner thought to us. अब पोइट यहाँ पे अनसक्सेसफुल होने के बाद दुखी होके कहते हैं कि अब लाइफ मुझे जो भी ऑफर करेगी, जैसी भी सिचुएशन ऑफर करेगी, मैं उसके साथ मूव ऑन कर लूँगा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा जो भी सिचुएशन मेरे सामने आएगी। और जब मैं इस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करूँगा तो ना मुझे दिन का पता लगेगा और ना ही मुझे रात का पता लगेगा। और लास्ट लाइन्स में ये कहते हैं कि इन्होंने इस पोएम के थ्रू अपनी दिल की सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।